नमस्कार, मैं हूँ श्वेता नागर और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग एक पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग काशीपुर के और आसपास की हस्तियों से मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज की फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी हस्ती से जिन्हें आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो उन्होंने पहले पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद बीए किया, इंग्लिश में एमए किया और पीएचडी भी की। और इसी के चलते उन्होंने शिक्षा के जगत में 32 साल समर्पित किए हैं। सन 1976 से 2008 तक उन्होंने काशीपुर, रामनगर और आसपास के कॉलेजेस में बतौर प्रोफेसर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आप सबके वो फेवरेट टीचर हैं। और उसके बाद सन 2010 से 2012, फिर 2015 से 2017 तक उन्होंने रेनेसा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट रामनगर में बतौर प्रिंसिपल रहे हैं। और अब तक तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ हुसैन सर के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। सर, काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो आसिफ सर को नहीं जानता होगा। तो इस शो के माध्यम से मैं आपके चाहने वालों को ये बताना चाहूंगी कि आप जो आसिफ सर बने तो आपके जीवन का यहाँ तक का सफर क्या रहा, कैसा रहा। तो सर, शुरू करना चाहेंगे आपके बचपन से। सर, आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप कहाँ का रहा? बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने के लिए। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं अमरोहा में पैदा हुआ। वो उस जमाने में यूपी के मुरादाबाद जिले में होता था। बहुत मशहूर जगह है, आपने अमरोहा का नाम जरूर सुना जी होगा। सर, सुना। 1948 में मैं पैदा हुआ, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अच्छा। और मेरे वालिद साहब जो थे वो वहाँ के एक कॉलेज में टीचर थे। बेहद नेक, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ और बहुत अच्छे उस्ताद थे। अंग्रेजी और मैथमेटिक्स जिसमें उनकी मास्टरी थी। उर्दू के वो शायर थे और बहुत अच्छे शायर थे। 3 कलेक्शन पोइट्री के उनकी जिंदगी में छपे उनकी। और हमारा पूरे घर का माहौल जो था वो बड़ा अदबी था। मेरे 3 बड़े भाई हैं, मैं सब बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। और वो तीनों, वो भी शायर थे। अच्छा। और वो भी उनके भी दीवान छपे। और बहुत इस लिहाज से हमारे खानदान की एक बिल्कुल एक मुनफरिद यानी एक इंडिविजुअल हैसियत थी कि वहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छा अदबी माहौल था। पूरे मेरे घर का ही नहीं, अमरोहा एक अजीब व गरीब जगह है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बढ़िया लोग मैंने आज तक और कहीं नहीं देखे। अब क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि वो जिस खानदान में आप पैदा होंगे उसी के रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी अपनी ढालनी होती है और होती भी है। तो शुरू से घर का माहौल बड़ा अदबी था और दीनी भी था। तो उसी में तरबियत मेरी हुई। तो कोई खास बात उस वक्त की बस ये थी कि मेरे वालिद साहब के पास जो लोग मिलने के लिए आते थे वो सब पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़्यादातर उनके शागिर्द होते थे जो उस वक्त तक बड़ी अच्छी हैसियत में पहुंच चुके थे। और वो आके जिस तरीके से उनका अदब करते थे और उनका एहतराम करते थे, मुझे बड़ी हैरत होती थी। क्योंकि हम तो उन्हें बिल्कुल भी समझते थे कि वालिद हैं हमारे और पढ़ाते हैं और डांटते हैं हमें और कोशिश करते हैं कि ये अच्छे इंसान बने, अच्छी अच्छी बातें, वो बड़ी अच्छी बातें करते थे।
उन्हें उर्दू अंग्रेजी के अलावा वो पर्शियन बहुत अच्छी हुई। अच्छा। और मैं उसी कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ जिसमें वो पढ़ाते थे। तो वहाँ पर छठे क्लास में पर्शियन मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट था, वहाँ कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था, लेकिन वो मैंने पढ़ा और 8वीं क्लास तक मैंने पढ़ा। तो पर्शियन तो मुझे नहीं आई, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा बहुत आता है। और उर्दू में जो खूबसूरती आपको दिखाई देती है वो पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स की वजह से है। अगर वो निकाल दें उसमें तो वो जो एक शीरीनी है, खूबसूरती, जिसके लिए उर्दू के सब एक तरीके से एक मैं देखता हूँ कि बहुत इसके रास्ते में अड़चनें पैदा की जाती हैं, की जाती रही हैं और की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उर्दू की जो मकबूलियत है वो हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। और किस चाव से आप भी देखते हैं कि नाम भी नहीं सुना लोगों ने, नुसरत फतेह अली खान और मेहदी हसन, गुलाम अली, गफर ने, मतलब लेमैन है, उससे किसी से भी पूछ लीजिए आप कि कोई बढ़िया सी चीज बताओ क्या है, तो वो फिल्मों में भी जो गाने होते हैं, ज्यादा पॉपुलर जो गाने होते हैं जिनमें गजल की रिवायत है हमारे यहाँ, तो वो गजलें, हाँ फिल्मों में गजलें पॉपुलर हुई, इतनी कोई चीज पॉपुलर नहीं। और फिर गाने वाले भी इतने ही अच्छे थे। आजकल तो तस्वुर ही नहीं है। तो यानी आज आप कोई फिल्म देखें, कल देखें मिसाल के तौर पे, यस्टरडे, आज आपसे कोई पूछे कि उसमें कोई गाना था, कोई अच्छा सा गीत था, तो 90% मूवीज में कोई अच्छी बात नहीं सर। और मुझे अपने बचपन का जमाना याद है जब मैं बहुत छोटा सा था, तो उस वक्त जो नगमे और गीत और गजलें पॉपुलर थी वो मुझे आज भी ऐसे याद हैं जैसे ये कल की बात हो। सर कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा? नहीं, मैं गाता तो नहीं, मुझे गाना भी नहीं आता। पर आप सर शायरी तो करते हैं? नहीं, मैंने शेर आज तक कभी नहीं कहा। और ये खास बात मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर में अकेला मेल मेंबर हूँ जो शेर नहीं कहता। मेरे तीनों बड़े भाई, मैंने बताया आपको, शेर कहते थे। यानी मेरा भतीजा है सबसे बड़े भाई साहब का बेटा जुबैर, वो बहुत अच्छा शेर कहता, उसके दोनों बेटे शेर कहते हैं, मैं पोएट्री करते हैं? हाँ, तो पोएट्री बाकायदा। लेकिन मेरे फादर मुझसे एक बात है, क्योंकि मुझे शौक बहुत है, शायद शौक ही ये है कि उर्दू की शायरी को पढ़ना। हालांकि अंग्रेजी मैंने पढ़ाई, अंग्रेजी अदब मेरा पेशा है। और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे मज़ा दुगना आता था अंग्रेजी पढ़ाने में भी, क्योंकि मैं उसमें ये तलाश करता रहता था कि ये ख्याल उर्दू में कहीं था, किसी ने इस ख्याल को पेश किया, तो ये होते होते और कोई बात मिलती थी तो मैं उसे नोट करता था। और मेरा जो पहला रिसर्च पेपर था वो इसी के ऊपर था। हाँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आदमी की जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन होनी चाहिए। किसी एक दायरे में बंद नहीं कर सकते आप किसी भी चीज को, किसी भी शौक को, किसी भी जबान को, किसी भी लहजे को। ये मुमकिन नहीं है कि आप बंद कर दें या उसे दबाने की सप्रेस करने की कोशिश करें। अच्छी चीज है तो वो खुद अपने आप को मनवा लेगी, उसे किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। फिर कोई हॉबीज आपकी जो रही हो, बचपन में क्या शौक थे आपके? बचपन में भी ये शौक था। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो जिसका कॉलेज था, इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज उसका नाम था, IM इंटर कॉलेज शॉर्ट में कहते थे, तो वो पूरा माहौल में छोटा सा था। जब मैं छठे क्लास में दाखिला हुआ वहाँ पे, तो मैं शायद 8 या 9 बरस तक, तो वहाँ का माहौल जो मैंने देखा, तो वहाँ छोटे से क्लासेस थे, लिटरेरी एक्टिविटीज वहाँ पे एक लिटरेरी सोसाइटी थी स्टूडेंट्स की, मुश्तबा लिटरेरी यूनियन। 9th क्लास में जब मैं आया तो मैं भी उसमें सेक्रेटरी रहा उसमें। तो वो क्या करते थे कि एक्सटेम्पोर डिबेट का सिलसिला शुरू हो गया, बस इस टॉपिक पे बोल दो। तो मुझे डिबेट में हिस्सा लेने का शौक हुआ, बहुत जगह डिबेट में हिस्सा लिया, बहुत जगह इनाम भी जीते। और शेर व शायरी का मामला ये था कि वहाँ एक मुकाबले होते थे बैतबाजी के। अब ये बैतबाजी क्या होती है, ये जैसे अंताक्षरी होती है हिंदी में, ऐसी उर्दू में बैतबाजी होती है। 2 टीम्स होती थी डिफरेंट, हर क्लास की एक टीम होती थी 5 बच्चों की। अब वो उसका एक कंपटीशन हो रहा है,
मैंने एक शेर पढ़ा, तो जिस लेटर पे वो शेर खत्म हो रहा है, उसी लेटर से मेरे अपोनेंट को फौरन शेर पढ़ना, उसके बाद मुझे नोट का जवाब देना, मेरी टीम में से किसी को। तो वो उसके लिए ये ऐसा तो था नहीं, हमको शायर तो थे नहीं, तो अच्छे अच्छे शेरों को सेलेक्ट करना पड़ता। और उसमें ये भी था कि जो पैमाना था उसके जजमेंट का कि किसका परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसमें ये भी था कि इन्होंने जो शेर पढ़ा है वो मेयारी है या नहीं है, स्टैंडर्ड उसका ठीक है या नहीं है, कोई घटिया किस्म का। और एक खास बात आपको बताऊं, जिसमें लोग खैर नहीं करते, शेर व शायरी का शौक सबको है जी। और अक्सर आपने देखा होगा टीवी में बहुत, अब तो रील्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, लोग शेर बहुत पढ़ते हैं जी सर, बात बात में, और 90% वो गलत पढ़ते हैं। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उर्दू के शेर की खूबसूरती यह है कि उसमें एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है, उसे बहर कहते हैं, यानी मीटर और राइमिंग जो होती है, थोड़ी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हर्फ, इवन ए सिंगल लेटर अगर इधर से उधर हो जाए तो उसका शेर का वजन जो है वो खराब हो जाए। तो बस वो जहाँ मैं मेरे सामने जो पैमाना है जज करने का किसी भी आदमी की लिटरेरी एबिलिटी का, वो यह है कि मैं देखता हूँ कि ये शेर कैसे पढ़ना है, इनका स्टैंडर्ड क्या है शेर पढ़ने का, शेर समझने का और शेर की अदायगी का। एक खूबसूरती होती है। और शायरी में तो क्या कमाल किया है शायरों ने कि वो इस तरीके से शेर कहे हैं कि जैसे मैं और आप गुफ्तगू करें, इस तरीके से शेर बन जाता है। अच्छा, शायरी मुश्किल भी होती है, शायरी आसान भी होती है, और आसान शायरी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे की बातें करते करते वो शेर हो गया। तो इस किस्म के शेरों को हमें उस जमाने में मुंतखब करना होता था, मतलब उसको चूज करना होता था कि ऐसे शेर पढ़े जो सामने वाले, क्योंकि ऑडियंस भी होती थी उसमें जी सर, तो उनके मुंह से तारीफ नहीं, क्या शेर पढ़ गया, क्या कहना। तो ये मैं फादर से अपने कहता था, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जितने भी बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, आप भी उनके नाम जानते होंगे, दो चार, जैसे मीर हैं, गालिब हैं, सौदा हैं, दर्द हैं, और फिर आगे आते आते तो बहुत लाजवाब एक शायर हुए हैं जिनको लोग क्लास 1 पोएट नहीं मानते, जैसे अंग्रेजी लिटरेचर आपने पता नहीं स्टैंडर्ड तक वहाँ तक आपने कभी देखा या गौर किया। एक शायर हुआ है 18वीं सदी में, अलेक्जेंडर पोप जी, बहुत इम्पोर्टेंट पोएट है। तो सैटायरिस्ट था वो, लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि वो फर्स्ट कैटेगरी का तो शायर नहीं है, लेकिन सेकंड कैटेगरी में सबसे बड़ा शायर है। तो ऐसे हमारे यहाँ उर्दू में जो बहुत ही पॉपुलर पोएट है, उनका नाम था नवाब मिर्जा खान दाग बेग। दाग का बहुत बड़ा नाम, और ही वॉज वेरी लकी पर्सन। यानी जब 1857 में म्यूटिनी हुई दिल्ली में, गदर जिसको कहते हैं, या अपने आज़ादी की हम लड़ाई कहते हैं उसे, 1857 में, तो वो तो मशहूर साल है। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल फरमारवा थे, बादशाह थे, उनको बागियों ने अपना लीडर बनाया, उन्होंने जीत किया उसको। हालांकि ही वाज ए वेरी ओल्ड मैन एट दैट टाइम, और उसकी उन्हें बड़ी सजा मिली उस सिलसिले में। उनके 2 जवान लड़कों को अरेस्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब बिहार गए बागी सब और ये कैद थे, तो उनका सर कलम करके दोनों को इनके सामने पेश किया गया, एक प्लेटर में रखे, उस पर कपड़ा ढका हुआ कि आपके लिए तोहफा। अब देखा तो उसमें दोनों, अब आप जस्ट इमेजिन के एक बूढ़े आदमी के सामने उसके 2 जवान लोगों का सर लाया जाए तो क्या उसकी कैफियत होगी। और वो शायर भी हो इस दफा, क्योंकि शायर एक आम आदमी नहीं होता, ही हैज टू possess some extraordinary quality, और कोशिश करके शायर नहीं बन सकता। ये एक गॉड गिफ्ट है, शेर करना। मैंने कोशिश की, मैं शेर नहीं कर सकता, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, कभी किसी स्कूल में नहीं गए। अमरोहा में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मैं हैरत करता था कि ये कैसे शेर कह लेते। तो वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह ने हर एक को हर सलाहियत नहीं दी। उन्हें अगर शेर लिखने की सलाहियत दी तो थोड़ी बहुत सलाहियत मुझे ये दी तो मैं शेर को परख सकता, मैं उसकी अच्छाई या बुराई बता सकता हूँ।
वजन में है या नहीं है, इसमें क्या खूबसूरती है, इसमें इन्होंने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इस्तेमाल किया है। क्योंकि शायरी मेरी और आपकी गुफ्तगू नहीं है, शायर जो बात करता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच के माध्यम से करता है, मेटाफर्स होते हैं शायद जी सर। वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा आपसे, हाँ, वो मेटाफर्स बात करेगा। सर वो समझने की समझ। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे हमारे जो कुछ खास लफ्ज हैं जो किसी खास मफहूम से पेश किए जाते हैं। अब शराब खाना वो ये शराब खाने नहीं है कि बाहर में आप चले गए और बारटेंडर आ गया उसने आपको सर्व कर दिया और ये कुछ नहीं, वो एक सिंबल है, वो सिंबल है कि हाँ इंटेलेक्चुअली आदमी जो है वो स्ट्रांग होता है आके और अपने जैसे थिंकिंग लोगों से उसकी मुलाकात होती है। तो शराबी ये नहीं है जैसे यहाँ आदमी सड़क पे शराबी घूमते हो देखे होंगे, रिंग लफ्ज इस्तेमाल होता है शराबी के लिए खास गदर में। अच्छा। तो ये सब तरीके हैं। तो वो जो मैं गदर की बात आपसे कर रहा था 1857 के, वो एक टर्निंग पॉइंट था उर्दू लिटरेचर के में, जो एक अजीब व गरीब किस्म की तब्दीली आई, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी उस वक्त की। जी सर। कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोगों को काला पानी की सजा दी गई, अंडमान निकोबार उनको भेजा गया, और टॉप क्लास जो लीडरशिप थी वो सब देवर ऑल स्लॉटर्ड लाइक एनीथिंग। मैं जब पढ़ता था मुरादाबाद में भी पढ़ा मैंने, तो एक मोहल्ले का नाम है वहां पे गल शहीद, बहुत मशहूर मोहल्ला है, आज भी है, बहुत थाना भी है वहां पे। तो मैंने एक बुजुर्ग से वहां पे पूछा कि साहब ये इसका क्या ओरिजिन क्या है। बोले भाई मुरादाबाद में भी बागी थे जी। और यहाँ के नवाब थे, नवाब मदर खां, जिन्हें नवाब मज्जू खां कहते थे वहां पे, वो बागियों के साथ थे। उन्होंने अंग्रेजों का बहुत डट के मुकाबला किया और शुरू में ये लग रहा था कि ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हार गए, हारे भी अपने लोगों की वजह से। उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको बड़ी बेदर्दी के साथ, यानी इतनी ट्रेजिक डेथ आमतौर पे सजा के तौर पे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने सजाएं सब इसलिए दी कि वो ये चाहते थे कि और लोगों के अंदर हिम्मत डर के कारण पीछे हट जाए। जी। यानी उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको उसमें चुनवा दिया गया, चूने में लाइन जो होता है, जैसे पुराने जमाने में पुताई होती थी घरों में। जी सर। वो एक लाइन स्टोन होता है, उसे पानी में डालते हैं, तो वो पानी में डालने के बाद वो अपने आप खोलने लगता है, उबल जाता है, वो चूना अलग हो जाता है, उसके अंदर का पत्थर अलग हो जाता है। तो उस चूने में यह वो छाला डाल देता है, जहाँ पर भी पड़ता है वो जल जाता है। पान के अंदर होता है वो चूना, अपने का बीटर लीफ लिया होता। तो उसने उन्हें चूने की दीवार बना के चारों तरफ से उन्हें खड़ा करके वो चूने की दीवार उनकी चारों तरफ बना दी और उसके ऊपर से पानी डाल दिया गया। तो आप इमेजिन करें कि उनकी बॉडी का क्या हुआ होगा, कि वो मतलब बताने वाले बताते हैं कि वो खाल कट कट के गिरने लगे, अल्टीमेटली ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो ये तरीका था। और गल शहीद का उन्होंने ये बताया कि ये जो यहाँ पे ये पुलिस चौकी बनी हुई है, जो तब तो थाना है, उस जमाने में चौकी थी जब 66 में मुरादाबाद में था। तो उनका कि यहाँ से लेके और प्रेस रोड जो पूरा इलाका है जो मुरादाबाद के गाँव जिट्टा को रास्ता जाता है, तो यहाँ दोनों तरफ पेड़ थे और इतना आबाद नहीं था वो इलाका उस जमाने में, तो वहाँ पेड़ थे। तो हर पेड़ पर जो ये रेबल्स थे, बागी थे, उनकी लाशों को टांग दिया गया था, फांसी दे दी गई थी उन पेड़ों पर, और महीनों लोगों की डेड बॉडी जब तक वो स्केलेटन नहीं बन गए वो वहां टंगी रहे, ताकि लोगों को एक सबक मिले कि अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का क्या फर्क। तो पूरे इलाके को इसलिए जल शहीद का नाम दिया कि गले में फांसी डाल के उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इतने जुल्म अंग्रेजों ने किए हिंदुस्तानियों पे, इसका कोई ठिकाना नहीं। और मुझे आज बड़ी हैरत ये होती है कि अंग्रेजों को कोई बुरा नहीं है। हालांकि हकीकत में अगर देखें तो जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया है, 10 दुश्मन मिलकर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहते थे, सब कुछ इसका जो कीमती सामान था वो सब 150 बरस में अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से ब्रिटेन को, और लाखों हिंदुस्तानी उनकी पॉलिसीज की वजह से मारे। आपने बंगाल का तहत का जिक्र सुना होगा, बंगाल में फेमीन आया, जबरदस्त किस्म का तहत। इन औरतों ने अपने बच्चे बेच दिए कि ये बड़े बच्चे को तो छोटे बच्चों को खाना दिया, ये हालत।
पड़ा रहे। वो अंग्रेजों की पॉलिसी जैसी थी। और उन्होंने फिर जो थोड़ा बहुत अनाज था तो वो अनाज खुद प्रोक्योर करके अपने फौजियों को उसे खिलाया, अपने अफसरों को खिलाया, लेकिन ये कुछ लोगों को भूखा हुआ है। तो बंगाल में खासतौर पर उसका असर था और लाखों लोग उसमें मरे। तो सब खोखला कर दिया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को। लेकिन अब सारा जो एक सारा दोष जो मढ़ा जाता है वो ये जनाब मुगलों ने ये किया, उन्होंने ये किया। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो स्वयं की पॉलिसी के मुताबिक किया होगा, लेकिन वो जो भी था वो रहा तो हिंदुस्तान में, वो कहीं बाहर तो नहीं गया। और जो बादशाह होता है या जो राजा होता है वो तो डिक्टेटर होता है, उसके मामले में तो कोई बोल ही नहीं सकता। आज सिचुएशन दूसरी है, आज हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। अब देखिए बात जो है वो कहाँ के कहाँ पहुंच गई। तो मैं आपको भी बता रहा था कि मैं दाख की बात कर रहा था आपसे। जी सर। तो दाख जो थे वो उनकी जो परवरिश हुई वो लाल किले के अंदर हुई। अच्छा। क्योंकि वो जो बहादुर शाह जफर के एक बेटे थे, उन्होंने किसी से शादी की, किसी लेडी से, तो वो दाख वो उस लेडी के पहले हस्बैंड से अच्छा। पैदा हुए थे। तो वो उनके साथ लेपालक उनको कहते हैं ना, तो वो साथ में उनका, तो उन्हें बिल्कुल वही फैसिलिटी मिली जो एक शहजादे को मिलनी चाहिए। लाल किला बहरहाल कितनी ही मुगल हुकूमत उस वक्त बिल्कुल डिक्लाइन पे थी, खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी एक हैसियत थी। लाल किला लाल किला था, आज भी है वो। यकीन नहीं आता जब आप कभी दिल्ली जाएं और इधर लाल किला और इधर जामा मस्जिद दिल्ली की, अगर उसके सेंटर में खड़े होकर कभी आप इधर देखें और कभी आप उधर देखें, तो ये लगता है कि हमारा जो पास था, हमारा जो माजी था, वो कितना शानदार रहा होगा, किस मेहनत से उस किले को बनाया गया होगा। आज आप देखें 10-20-25 साल में यहाँ रह रहे हैं किसी को, भाई हमारा तो दिमाग लगे, हमारे तो ये परेशानी हो गई विदिन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। और वो सर उठाए ऐसे खड़े हो तमाम चीजें, किला हो, जामा मस्जिद हो, कुतुब मीनार तो उससे भी 400-500 साल पहले बना। हाँ, 1200 कुछ में शुरू हुआ था बनना। तो ये क्या है, तो ये सब हमारी जैसे जैसे कोई तारीफ ही नहीं हो सकती। खैर, तो दाख की जो परवरिश हुई वो उस माहौल में हुई। और जब यह गदर का सिलसिला हुआ तो हालात बिगड़ने से पहले ही कुछ लोगों को वहां से हटा दिया गया कि तुम किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ। तो दाग भी अपनी माँ के साथ दिल्ली से डिफरेंट जगह पे पहुंचे और उन्होंने मतलब कोई परेशानी इस म्यूटिनी की, इस गदर के सिलसिले में उनके ऊपर कोई, उन्होंने वही छाट बाट देखे और उसी तरीके से लकी बहुत थे। नवाब रामपुर की स्टेट में पहुंचे तो वहां के नवाब ने उन्हें हाथों हाथ लिया। फिर निजाम के यहाँ पहुंचे हैदराबाद, तो वहां उनको बिल्कुल वही प्रोटोकॉल, वही शाही अंदाज में रहना। और उनके यहाँ जो जबान है वो दिल्ली की टकसाली जबान है, निहायत सीधी सीधी बात। और ऐसे खूबसूरत शेर हैं दाग के, आपने तो बहुत गजलें सुनी होंगी, दाग की बहुत गजलें पॉपुलर हैं। आपने मेहदी हसन ने भी गाई है वो गजल, फरीदा खानम ने भी गाई है। बिल्कुल जबान ऐसी के यकीन नहीं आता कि इतनी सफाई के साथ आदमी कैसे भी बात कहता है। अब कुछ एक आध लफ्ज मुश्किल आएगा, मैं उसके मानी आपको बता दूंगा। हमेशा करता हूँ क्योंकि अक्सर फंक्शन में जाना होता है, शेर पढ़ने की फरमाइश करते हैं लोग। जी सर बताइए। तो मैं बताता हूँ उन्हें, और जो मुश्किल लफ्ज होते हैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये बताता हूँ कि क्यों उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि शेर समझ में ना आए तो फायदा क्या। हाँ सर ऐसा होता है। उधर उधर के मानी एक्सक्यूज। हाँ, उधर आने में भी है और बुलाते भी नहीं। उधर आने खुद भी नहीं आते और हमें भी नहीं बुलाते, कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता। अच्छा, बाइस के मानी रीजन, इसका क्या बाइस है, रीजन। तर्क के मानी होते हैं छोड़ना। मैंने आजकल उनसे बातचीत तर्क कर रखी है, यानी मैंने आजकल बातचीत उनसे बंद कर रखी। बाइस तर्क मुलाकात के मुलाकात को छोड़ देने का क्या कारण है। बाइस तर्क मुलाकात यानी मुलाकात, मिलने जुलने का छोड़ देने का रीजन क्या है। उधर आने में भी है और बुलाते भी नहीं, और बाइस तर्क मुलाकात बताते भी नहीं।
भाई से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। चिलमन आप समझिए, चिलमन कहते हैं जो अब तो उसका रिवाज खत्म हो गया, वो एक चिट पड़ी हुई होती थी, जी सर, पतली पतली उसकी हल्का हल्का बात आर पार की, दिखता तो है। उसमें बस ऐसा है कि बस हवा थोड़ी सी आ सकती थी, और मगर सूरत आपको नहीं दिखाई देती पूरी थी तरह कि से पूरी नहीं तरीके दिखती से कि थी। कौन बैठा है पीछे। तो जहन में रखिएगा कि भाई से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो अब ये जो शायरी है, अब ये तो इतना मशहूर शेर है दास्ता, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या कहा, फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या कहा, फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। क्या है शायरी, जिसमें किसी आपको किसी इंट्रोडक्शन की, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। सुनिए और मजा लीजिए उसको सुन के। तो दाग के यहाँ ये अंदाज जो है, मगर उसे गालिब कराएं क्यों दाग को, जो वो जो फिलोसफिकल अंदाज गालिब का है, तो वो तो ही सेकंड टू नन। उसका जो मतलब वो तो एक ऐसी शख्सियत है कि उसका कोई सानी पैदा हो ही नहीं सकता। सही है। भगवान की इच्छा है, उसको उसकी मर्जी है, चाहे तो 10 बना दे वैसे, लेकिन जैसे हालात हैं उनमें लगता है उसका पासन भी कोई पैदा नहीं होने का आजकल के जमाने में। बहुत सूरत तो गालिब दाग के यहाँ भी हैं। यानी मेरे फादर एक बात ये कहते थे कि मैं 9th क्लास में था, तो उर्दू सब्जेक्ट था, तो उसमें रोज का पेपर अलग होता था, पोइट्री का पेपर अलग होता था, और जो बोर्ड ने किताबें बनाई थी, कंपाइल की थी, बड़ी स्टैंडर्ड उसके अंदर लिटरेचर, उसमें गालिब भी थे और दाग भी थे और दर्द भी थे और मीर की भी कदर, 9th क्लास में और 10th क्लास। ये वो जमाना नहीं था कि जैसे आजकल का जमाना है, करसरी कुछ भी कर दिया और पास हो गए। तो नंबर बहुत अच्छा भी लेके आते थे तो फर्स्ट क्लास मार्क्स आने भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस जमाने के जो उस्ताद होते थे वो वाकई पढ़े लिखे लोग होते थे और जिन्होंने बड़ी गहराई के साथ अपनी पढ़ाई की होती थी। आजकल तो 100 में 100 नंबर आते हैं, वही और लिटरेचर में, इंग्लिश में CBSE बोर्ड में 100 में 100 नंबर। और मैं बड़े सोचता हूँ कि यार क्या उस जमाने में, हमारे जमाने के लोग क्या बेवकूफ थे आजकल के मुकाबले में। हमारे में भी नहीं आ सकते, हमको तो इतना आश्चर्य होता है हिंदी इंग्लिश में फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो नहीं, मैथमेटिक्स में आ सकते हैं, मैथ्स में आ सकते हैं, साइंस में आ सकते जिसमें भी है उसमें आ सकते हैं, लेकिन लिटरेचर इसमें सब चीजें तो एक बच्चा इतना होशियार कैसे हो सकता है कि वो 100 में 100 नंबर हासिल कर ले। तो ये इससे अहमियत जो है वो गिरती है, वो एक बच्चे को समझने का। और फिर कट ऑफ आप देखते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में 99.4% एडमिशन हो रहे हैं। तो ये बातें वो जमाना कुछ और था। जी सर। क्योंकि हमने तो जो तब्दीलियां देखी हैं जमाने में वो नाकाबिल यकीन है। यानी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे बचपन के जमाने के लोग जो उस वक्त बहुत बूढ़े थे और जो मैं 8-10 साल की उम्र होते होते जिनका इंतकाल हो गया था, वो अगर आज आ जाए तो क्या महसूस करें। क्योंकि मुझे बचपन में याद है कि हैंडपंप तक नहीं होते थे घरों में। जी सर। घरों में हैंडपंप नहीं होते थे, सोर्स ऑफ वाटर क्या था कि कुएं होते थे। जी। कुओं से लोग पानी भर के, बाल्टियों में पानी भर के लाते थे। अच्छा, और जो मतलब बाहैसियत लोग होते थे जो इस बात को अपने लिए सोचते हैं कि यार हम क्या कुएं पे जाएं और बाल्टी में पानी भर के लाएं। अच्छा, फिर वो एक दो बाल्टी से काम नहीं, इतना बड़ी फैमिली 8-10 आदमी जिसके अंदर हो क्या हो। तो उस जमाने में वाटर कैरियर्स होते थे कुछ लोग, जिनको बहिश्ती कहते थे, या एक पूरी जाति बन गई, सबकास्ट बन गई, सत्ता कहते थे उनको। तो वो लेदर की एक बहुत बड़ी सी एक मशक होती थी, जैसे मशक कहते थे, लेदर की बनी होती थी, इतना बड़ा ब्लेडर बड़ा बड़ा था, उसमें पानी भरते थे और आगे उसके एक छोटा सा मुंह होता था, वो भी पूरा चमड़े का होता था। अच्छा। पूरा लेदर का होता था वो। अपने डोल होते थे उनके पास, उससे एक तो 5-5 डोल, 6-6 डोल पानी उसे एक मशक में आ जाता। अच्छा। जब वो भर जाती थी तो उसमें वो लगा होता था, जैसे बैग टांग लेते हैं हम अपने बच्चे जैसे टांगते हैं, तो ऐसे वो उसे
रोल करके उसके मुंह को बंद करके और वो फिर अपनी कमर पे रख के इस तरीके से हाँ। गाते थे। और उनका एक खास अंदाज होता था कि घरों में बर्तन रखे हुए होते थे, बड़े बड़े घड़े और मटके और ये वो, और उसमें वो उसे फूल के उसके मुंह बना के उसका जैसे मग से डालते हैं वो। तो जितना बड़ा खानदान होता था उतने वो मशके वो ला के डालते थे। देवर पेड फॉर दैट, देवर पेड फॉर दैट। तो हमें वो जमाना याद है। तो कुओं से पानी आ रहा था, हर जगह कुएं थे। नलों का बहुत कंसेप्ट नहीं था, हैंडपंप का। वो लगने शुरू हुए 50s में या लेट 40s में। बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी, आ गई थी हमारे शहर में, लेकिन हमारे घर में यूं नहीं थे कि माय फादर वाज नॉट ए वेरी वेल टू डू पर्सन। टीचर थे मामूली और इतने बड़े खानदान को मैनेज करते थे। मैं तो आज हैरत करता हूँ कि वो कैसे उन्होंने सब कुछ कर लिया। मैं तो मतलब इट इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि फेयर इनकम बिल्कुल कोई गड़बड़ की किसी किस्म की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल उसी जिंदगी के आदि हो गए थे, जैसे जैसा घर है माहौल है उसी हिसाब से सब कुछ। और देखते थे हम ही क्या, हम तो औरों से बहुत अच्छी कंडीशन में, औरों के यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं। बाहर सूरत फिर बिजली आई, हैंडपंप आए, तो जिसे न लगा हमारे घर में साहब क्या खुशी का आलम था कि अब ये शौक में ही चला रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बहुत देर तक उसे वो पानी भर रहे हैं। और फिर बिजली जिस दिन आई उस दिन तो ये अच्छा कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था जी सर। हाँ, एक रेडियो हमारे मोहल्ले में आया सन 57 या 58। तो ऐसा है जैसे कहावत मशहूर है कि बावला गांव में ऊंट आ गया। हाँ, अब उसी घर की तरफ वहां से रेडियो में गाने आते हैं या खबरें आती। तो एक क्यूरियोसिटी, रेडियो फिलिप्स का रेडियो इतना बड़ा। फिर कुछ 2-4 लोग और ले आए, तो डिफरेंट कंपनी थी। मास्टर फ्लाइट का भी आता था रेडियो शुरू में, HMV का, और कंपनीज थी। लेकिन फिलिप्स बहुत, वो हॉलैंड से आते थे उस जमाने में रेडियो, यहाँ नहीं बनते थे। तो हम भी जाते थे, हमारे दोस्त थे जिनकी बहन से हमारी शादी हुई बाद में। अच्छा। हाँ, तो उनके यहाँ जाते थे हम। उस जमाने में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो था वो बिना का गीत माला। अमीन सयानी बुध के दिन रात को 8 बजे वो प्रोग्राम देते थे। और वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम था कि आज कहीं से कहीं पहुंच गया हो हिंदुस्तान या पूरी दुनिया का मीडिया या सब ये नेटवर्क। मगर जितनी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में कम से कम उस प्रोग्राम को मिली, इतनी किसी प्रोग्राम को आज तक नहीं मिली। कितना दिलकश अंदाज अमीन सयानी के बोलने का। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है यूट्यूब पे, आप कभी जाएंगे। वो अंदाज, यानी 20 लोगों ने अमीन सयानी की कॉपी की, आज भी करते हैं उनके बोलने के अंदाज। एक गॉड गिफ्ट था उनके पास। बहुत शानदार प्रोग्राम था वो। क्या होता था कि वो पूरे वीक में जो रिकॉर्ड सेल होते थे फिल्मी गानों के, उसकी सेल की बुनियाद पर वो एक रैंक फिक्स करते थे। 16 गाने सुनते थे हर हफ्ते, और वो 16 गाने के 16वीं पायदान पे ये है तो सबसे नीचे हुई, 16वीं पायदान सबसे नीचे हुई। और फिर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे पहली पायदान पे इस हफ्ते का ये गाना। तो वो उसके बोलने का अंदाज और गानों का स्टैंडर्ड उस जमाने का, जो जितने शानदार गीत आज भी हैं, आज भी मशहूर हैं, वो सब बिना का गीत माला से उनके मतलब उनकी पॉपुलैरिटी की मोहर जो लगती थी वो उस प्रोग्राम में। तो शहर में जो चाय खाने थे, रेस्टोरेंट थे छोटे छोटे, तो उनको उनका स्टैंडर्ड ये था, बढ़िया माना जाता था कि यहाँ रेडियो है या नहीं है इसके दुकान पे। हाँ, अच्छा। तो 8 बजे उसकी बिक्री जो थी वो उसके दिन बढ़ जाती थी, क्योंकि सब लोग जाते थे। जितनी भी आवाज उसकी होती थी उससे वो सुनते थे। फिल्म बहुत पॉपुलर थी, हर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती थी। हमारा तो शहर छोटा था, बड़े शहरों में रिलीज होती थी। अमरोहा वगैरह में तो 1-2 साल के बाद वो फिल्में 3-3 साल के बाद आती थी। जो जितनी बढ़िया फिल्म होती थी वो उतनी पे आती थी। तो रेडियो से काम चलाना पड़ता था, गाने सुनते थे ये वो। फिर रेडियो सिलोन था उस जमाने में। रेडियो सिलोन यानी जिसे अब आप श्रीलंका कहते हैं आजकल, उसका नाम सिलोन है पुराना। अच्छा। तो वो इंडिया का वो चैनल नहीं था, वो सिलोन का ऑफिशियल गवर्नमेंट का चैनल था। और वो सारे फिल्मी प्रोग्राम, ये बिना का गीतमाला भी सिलोन से जाती, हिंदुस्तानी स्टेशन नहीं था कोई।
और वो इतने पॉपुलर थे, सुबह को 7 बजे वो शुरू होता था, सुबह को 7 से लेके 10 बजे तक आता था, फिर शाम में 7 बजे से लेके दस बजे तक आते थे। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे, आपके ये गीत, फरमाइश के गाने। 7 बजे सिर्फ 15 मिनट तक क्या आता था, जो ये गानों की धुनें म्यूजिक पे निकाली जाती हैं, तो वो 4 खूबसूरत से गानों की सिर्फ ट्यून, और म्यूजिक बिल्कुल जैसे। और उसके बाद किसी एक फिल्म के गाने आते थे 7:15 से 7:30 तक, 15 मिनट 4 गाने एक मैक्सिमम फिल्म के होते, सारे गाने। क्योंकि 3 मिनट 20 सेकंड था उस जमाने में, स्टैंडर्ड टाइम था, एक रिकॉर्ड था। अच्छा। 10 मिनट में 3 हो जाते थे। 7:30 बजे पुराने गाने आते थे, और जिसमें खासियत ये होती थी कि आखिरी गाना उसमें सहगल का गाया हुआ होता था डेफिनेटली। फिर 8 बजे फरमाइश आती थी, आप ही के गीत के नाम से प्रोग्राम। तो खास है, म्यूजिक बजती थी हर प्रोग्राम से पहले, और अनाउंसर भी इतने ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही कल्चर्ड और बहुत ही सिविलाइज किस्म के। तो फिर हिंदुस्तान में शुरू हुआ तो विविध भारती शुरू। जी सर, वो अभी भी है। वो अभी है, हाँ। अभी हमारी बदकिस्मती है कि हम उन चीजों को प्रमोट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते आजकल। वरना विविध भारती से भी बिल्कुल वही प्रोग्राम आने शुरू हुए। दुर्गम संगीत का प्रोग्राम आता था, फिर जयमाला एक प्रोग्राम आता था, अभी भी आता है सर? फौजियों के लिए आता था, वो आता है। फौजियों के लिए आता था। मैंने भी सुना है सर। और फरमाइशी प्रोग्राम जो आते थे उसमें कुछ जगहों के नाम थे, झूठी तलैया और ये उस किस्म के बड़े बड़ा वो था। मैंने भी बहुत खत भेजे, और मेरे भी बहुत फरमाइशों के गाने आते। उस जमाने में काम ही कुछ और नहीं था। घर का माहौल मैंने बताया बड़ा एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर था, और मुझे बेहद शौक था पढ़ने का। और क्या पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का। नॉवेल कहाँ से आए, तो वो बहुत सारी दुकानें थी ऐसी कि जो किराए पे नॉवेल देते थे, एक आने रोज पे। एक आना आना जो होता है, वो बच्चे तो आजकल के जानते भी नहीं। पुराना जो रुपया होता था उसमें 16 आने होते। जी सर। और एक आने में 4 पैसे होते। जी सर। एक आने यानी 1 रुपए में 64 पैसे होते। जी सर, जी सर। तो 2 पैसे की भी उस जमाने में इम्पोर्टेंस। भिखारियों को आमतौर पे 1 पैसा लोग दिया करते, 2 पैसे 4 पैसे ये एक आना। अच्छा, फिर सिक्के भी थे, 1 पैसे का भी सिक्का था, 2 पैसे का भी सिक्का था, आना भी होता था। 4 आने को चवन्नी कहते थे, 8 आने को अठन्नी कहते थे। ये सब सिक्के थे उस जमाने में, और 1957 तक रहा है ये सिक्के। 1957 तक रहे। 57 में ये नया मैट्रिक सिस्टम जब लागू हुआ, तब उसमें नया पैसा आया। तो 4-5 साल लोग उसको समझ ही नहीं पाए, वो उसमें भी आना पाई करते थे कि 50 पैसे के 8 आने हो गए, 25 पैसे के 4 आने हो गए, 10 आने का टिकट मिलता था सेकंड क्लास का। फिल्मों का तो 62 पैसे होते थे, तो 60 पैसे का टिकट मिलता था वो। इस तरीके से अब वो फिर वो जब जैसे आज आप देखते हो ना, 5-7 साल पहले ये जो आप पेटीएम और ये कहाँ था, आज भी इतना कहाँ, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन करेंगे कुछ दिनों के बाद ये सब डिजिटल हो जाएगा। जी सर। तो उस समय लगा था कि यार ये चलेगा नहीं, ये एमकेएस सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया है ये चलेगा, लेकिन साहब चल गया। अब ये सब 4 चवन्नी और अठन्नी जो है अभी एंटीक हो गए। हाँ जी सर। तो देखे भी नहीं बच्चों ने आजकल के क्या होते हैं। हाँ, हमने भी, मुझे शायद 5 पैसा तो याद है, 5, 10, 25 वो सब मेरे पास में पता है। पैसा आता था एक, उसमें एक बीच में सुराख होता था उसमें, एक पैसा, वो भी देखा है। वो सब तांबे के होते थे। आज होते तो एक पैसा शायद 1 रुपए से ज्यादा का होगा। हाँ, तांबे का इतना बड़ा पैसा आता था, जिसपे वहाँ के किंग या क्वीन की तस्वीर बनी हुई होती थी। तो ये जमाना था, चलता रहा। फिल्में देखने का शौक था, परमिशन मिलती नहीं थी घर से, पैसे भी नहीं मिलते थे जी। तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब करके के सामान कुछ लेने के लिए गए हैं बाजार से। तो 2 रुपए का सामान आया, 2.5 रुपए का आया, जो खाने का मैनिपुलेशन हुआ उसमें किराया दे दिया, या अच्छा फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो उस जमाने में वहाँ एक रिवाज था, अजीब लगता है आज मेरे इस स्टेज में आके, लेट 70s में मैं हूँ। आज मैं याद करता हूँ कि 10-12 साल की उम्र मेरी, और सिनेमा हॉल पे गए, इंटरवल होता था वहाँ पे। तो इंटरवल में वो एक टिकट सा होता था, जो इस बात का होता था कि वो दे दिया बाहर से अंदर से निकलने वाले को। तो उसे दिखा के वो फिर दोबारा बाहर निकल के हाफ टाइम में वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है, बीड़ी पीने वालों को बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीना है। 10 मिनट का वो इंटरवल होता था मूवी में। आज भी शायद होता होगा, अब तो मैं सिनेमा देखने जाता नहीं। तो उस जमाने में क्या होता था
कि जिन लोगों को जल्दी होती थी वो अपना वो जो टिकट था वो भेज देते कि आधी हमने देख ली, आज अब आज हो गई। तो बाकी आधी मैंने सैकड़ों फिल्में आधी देखी है बात की। वो जो 10 आने वाला टिकट था 60 पैसे वाला, वो 3 आने में 4 आने में वो आधी तो वो देख चुके थे। हाँ। तो वो होते थे तो हम आधी में ही देख के खुश हो जाते थे। फिर मौका लगता था तो खुद पहले आधी देख लेते थे, हम बेच के घर को आ जाते थे, क्योंकि 3 घंटे की परमिशन घर से बाहर रहने की नहीं नहीं थी। 1-1.5 घंटे में काम चला के और भाग के, क्योंकि कोई कन्वेंस नहीं थी, साइकिल वाइकिल भी नहीं थी कि हम हाँ कहीं जी। चले जाए। इस तरीके से बचपन गुजरा और बहुत डांट खाई। फादर कहते तुम पढ़ाई जी। पे ध्यान नहीं देते। नॉवल पढ़ने का शौक, उर्दू के नॉवल। जी। उर्दू जो बिल्कुल ओढ़ना बिछाना होगा। मैं कोशिश भी करूं तो मैं उर्दू के अलावा और कुछ बोल नहीं सकता। बहुत कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा चेंज करूं अपने रूटीन में। तो अंग्रेजी तो यूं आ गई लफ्जों के अंदर के वो अंग्रेजी पढ़ाने से अंग्रेजी। जी सर। अब ये सब अल्लाह की मर्जी है। जो आप पूछती हैं मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो खुद यकीन नहीं होता अगर मैं कैसे, क्योंकि जो मैं अपने बचपन का जमाना याद करता हूँ कि पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं। पढ़ा, अब दिमाग तेज होगा तो पास होते चले गए। जी। साइंस हमारी समझ में नहीं आती थी शुरू में। अच्छा। 9th में हमें साइंस दिलवा दी। और मैं सबसे एक बात ये कहता हूँ, आज भी सबसे कहता हूँ, ये बच्चों का क्या कैरियर चुने बच्चों के लिए। मैंने कहा आप मत चुनिए कैरियर, इस बच्चे से पूछिए कि ये खुद क्या बनना चाहता है। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। जी सर। मैं साइंस का आदमी नहीं, मुझे समझ में साइंस आदमी नहीं आता। मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। उर्दू में मेरे 72 नंबर थे, अंग्रेजी में 74 नंबर थे और मैथमेटिक्स में 70 नंबर थे। जो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो 2 पेपर थे उनमें मैं दोनों में फेल। तो वो मुझे बहुत अच्छा, घर वालों ने महसूस किया, मुझे यूं नहीं महसूस हुआ कि मेरी उम्र उस वक्त 13 बरस की थी सिर्फ। जी। मैं जब घुसा उस भीड़ में जो देखने के लिए आया तो मुझे जो सीनियर स्टूडेंट रहे होंगे क्योंकि जमाने में 3-3 4-4 दफा फेल होना कोई मान ही न रहता था। खूब अपने बड़े बड़े हो जाते हाई स्कूल में ही लोग। तो कहाँ घुसे चला रहे हो, उन्हें भेजो जिनका देखने आए तुम कैसे हो सकते हो। तो हमने आके बड़े माँ से अपनी ये कहा, अम्मी मैं फेल हो गया। तो कोई बात नहीं है, अगले साल रूटीन में बात है। लेकिन मुझे ये लगा कि साइंस मेरे समझ में आना है, लेकिन मैंने भरा न, फिर ट्राई किया, पास हो गया। लेकिन वो साइंस जो थी वो अटकी रही। इंटरमीडिएट में भी मेरे पास साइंस थी। एनी हाउ आई मैनेज टू पास। इंग्लिश में उसमें भी नंबर बहुत अच्छे आए। हाईएस्ट नंबर जितने भी आए हाई स्कूल से लेके आखिर तक वो अंग्रेजी में आते थे। हाँ, उर्दू छूट गई क्योंकि उर्दू इंटरमीडिएट में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ नहीं। 12 इंटरमीडिएट कर दिया। अब क्या होगा, बीएससी उस जमाने में बड़ी मुश्किल मानी जाती थी। अमरोहा में हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसमें बीएससी का बंदोबस्त हो। डिग्री कॉलेज भी नहीं था कोई अमरोहा में, सब लोग मुरादाबाद जाते थे पढ़ने के। मेरे बड़े भाई ने मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज से बीएससी किया, लेकिन उन्हें भी वो पहली अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि बेहद मुश्किल सिलेबस होता था, बेहद हार्ड मार्किंग होती थी। अब हिंदी मीडियम का बच्चा और वो इंग्लिश मीडियम में बीएससी करना, और देखिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट यह है कि आप सुबह ही उठे 5 बजे 6 बजे तो ट्रेन पकड़ के साथ मुरादाबाद जाना, एक सिर्फ एक पढ़े किस वक्त तैयारी शुरू हो गई तो अच्छा पैदल जाना स्टेशन तक, कोई कन्वेंस नहीं, रिक्शा भी नहीं लेना क्योंकि इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि उसे अफोर्ड कर सके। पैदल जाना, दिन भर वहां पे कॉलेज में रहना, फिर शाम को 4 बजे 4:30 बजे ट्रेन पकड़ के फिर वापस अमरोहा आना। तो वो इतना थक जाना उसके बाद फिर वो पढ़ाई पूरी तरीके से, हालांकि वो बहुत मेहनत करते थे लेकिन उन्हें तो परेशानी थी। मुझे लगा बीएससी जब मुझसे ये हाई स्कूल में मैं फेल हो गया, इंटर इस मुश्किल से पास किया तो बीएससी तो मुझसे होगी नहीं। तब उसके अल्टरनेटिव सोचे कि क्या करें। किसी ने मशवरा नहीं दिया, खुद ही जो और क्लास दोस्त थे, क्या करोगे। मैं तो जो वेल टू डू फैमिली के लोग थे वो अपने बच्चों को जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी में भेजते थे पढ़ने के लिए हमारे।
मैंने वहाँ मुरादाबाद में वो शुरू हुआ था पॉलिटेक्निक, पहले पॉलिटेक्निक शुरू हुआ था वहाँ पे सन 66-65 में। उसका बड़ी धूम थी कि मुरादाबाद में पॉलिटेक्निक हो। यहाँ से वहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में वो डिप्लोमा देते थे, 3 इयर्स कोर्स था। तो वो जमाने में उसके बड़ा था कि भाई डिप्लोमा करने हैं, उसके बाद एक प्रोविजन था वहाँ पे कि आप डिप्लोमा करके जॉब कर लीजिए, और जॉब में अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स भी कर सकते थे। AMI एक कोर्स था, अब भी है। चाह था, इंजीनियरों को देखते थे कि भाई पढ़ेंगे तो बड़े ठाट हैं, बड़े उठते रहते हैं नक्शे से, तो हमने उसमें एडमिशन ले ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो दाखिला हो गया। अब वो मेरे जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी, उनकी शादी संभल में हुई थी, और बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली में उनकी मैरिज हुई थी, और बहुत वहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे वो लोग, सबसे बड़े जागीरदार थे, आज भी उनकी बड़ी हैसियत है। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, वहीं से LLB किया था उन्होंने। तो वो सरकारी वकील होके मुरादाबाद में थे वो जमाने में। तो वहाँ का जो सबसे प्रेस्टिजियस एक इंटर कॉलेज था, मुस्लिम हैवेट इंटर कॉलेज, उसके वो मैनेजर भी थे, और ही वॉज ए वेरी वेल कनेक्टेड मैन एंड ए वेरी वेल वेट। तो उनके यहाँ मैं रहा जाके जब मैंने डिप्लोमा किया। अब वहाँ भी अपनी किस्म के लोगों से दोस्ती हुई, जिन लोगों से भी ताल्लुक हुआ वो, तो जो वहाँ के जो शायर थे वो सब, मैं आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब वहाँ मुरादाबाद पहुँचा हूँ सन 66 में। 18 से 21 साल तक की उम्र तक मैं वहाँ पे रहा। इन 3 सालों में 12 उसमें पास किया मैंने। तो जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से पॉलिटेक्निक तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर। तो उस वक्त तक साइकिल हमारे पास थी, तो साइकिल से जाना और साइकिल से आना, वो भी एक मगर वो उम्र ऐसी थी कि पता नहीं चलता था, एक आध को बिठा भी लिया साइकिल पे तब भी पता नहीं चलता था। तो वो जमाना गुजरा। अब उसमें खास बातें ये रही कि पढ़ाई तो की साथ में, और लेकिन वहाँ कुछ लोगों से जो मुलाकात हुई तो वहाँ के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे पढ़े लिखे, उनसे मेरा उठना बैठना हुआ। क्योंकि मैं शेर तो कहता नहीं था, लेकिन शेर सुनता था और उन्हें शेर सुनाता था। आपने याद किया, क्योंकि मैंने वो बैतबाजी का सिलसिला आपको बताया था, तो हम बड़े बड़े कंपटीशन हुए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे। तो तब से शेर का शेर शौक है, और आज भी बड़ी आयरनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो हमें याद करनी चाहिए। भाई हर धर्म में कुछ ऐसे प्रवचन होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को याद कराई जाती है, हर धर्म में होता है ऐसा। हाँ भाई, गायत्री मंत्र सब सारे बच्चों को याद होना चाहिए अच्छी फैमिली में। और बहुत सारी बातें हैं ऐसे, हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं हमारे मजहब के हिसाब से, मुझे बहुत याद करा दी गई थी, भाई फौरन याद कर लेता था। लेकिन याद करने में वो तो मुश्किल से याद होती थी, शेर फौरन याद हो जाता। फादर कहते थे कि ये अच्छी बात नहीं है, तो आगे के लिए मुझे ठीक नहीं मालूम होता मामला ये तुम्हारा। तो वो लेकिन बहुत ही बहुत मोहब्बत करते थे, और वो उन्होंने जो बातें बताई उस जमाने में वो आज भी मेरे लिए गाइडेंस है। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि एक आदमी किस, यानी हमारे यहाँ जो होली बुक है हमारी कुरान, ये उसका एक लिविंग मिरेकल है कि वो इतनी मोटी किताब जो 30 पार्ट्स के अंदर है, 30 उसके अंदर पारे हैं कुरान के अंदर, यानी अरबिक में है जी। और मान के चलिए कि 30 पेज अगर एक एक पारे मारे जाए तो 700, 800, 900 पेज लिखने का हिसाब पे डिपेंड करता है। आमतौर पे मामूली, मतलब हमेशा साइज थोड़ा सा कंपेरेटिवली उसका बड़ा होता है उन किताबों का, तो उसको कंटेस्ट करना पूरे कुरान को, ये एक रेयर बात है। हमसे तो वो 4 जो उसमें खास नमाज में जो पढ़ने के लिए जरूरी होती है वो भी याद कराई जाती थी, वो भी बहुत दिनों में याद होती थी। लेकिन वो 5 दफे नमाज पढ़नी होती है तो वो फिर हो जाता था, याद हो जाता, रूटीन में आ जाता। तो मेरे फादर ने वो 9 या 10 साल की उम्र में पूरा कुरान जो था वो कंटेस्ट कर लिया। और वो ऐसे इंसान थे कि मैंने उन्हें
देखिए अब मेरी बात बड़ी लंबी सी है, मगर शॉर्ट में बताऊं आपको। वो जैसे कबीर की शायरी को आपने पढ़ा हो, कबीर को आप पढ़ें, या बिहारी को कहीं आपने अगर कभी लोग आज बिहारी का नाम भी नहीं जानते, अरस खान को आप पढ़ें, तो मुसलमान आदमी, और कृष्ण भक्ति में उसने सारी शायरी थी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में थे, हिंदी के दोहे रहीम के मतलब सेकंड टू नन, कोई उसका सानी नहीं है आज भी। तो ये लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं। ये इनका ये जो हम जो आज इस दुनिया को देखते हैं ना, जो मेटेरियलिज्म जो है, उसके बिल्कुल अपोजिट एक इस्लाम के अंदर एक कल्ट था, जिसे तसव्वुफ कहा जाता है, सूफीज्म। सूफीज जो होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि यार सब एक है, आप किसी भी धर्म को माने, कुछ भी करें, लेकिन द क्रिएटर इज वन एंड ओनली। कोई उसमें किसी किस्म का वो उसकी मर्जी है, वो मुझे जहाँ चाहे पैदा करे, जैसे चाहे रखे, जैसे चाहे मारे, जैसे चाहे जिंदा रखे। तो उनके नजदीक हर चीज में वो अल्लाह का जलवा देखते हैं कि हर चीज में। बोले आप तो घास पे भी संभल के चलिए कि इस पे नीचे कोई घास में भी जान है, और इसके नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, तो आपके रास्ते किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये जो सूफीज्म है, इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो तसव्वुफ से आई। वरना कट्टरवादी लोग जो हैं वो तो इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो उस पर कोई अमल ही नहीं कर सकता। उन्होंने निहायत डायनामिक रिलीजन को स्टैटिक बना दिया, कुछ अपने उसमें घुसा घुसा के अपने आइडियाज को, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को, जो प्रैक्टिकेबल नहीं है आजकल के जमाने में। तो ये जो नया कल्ट पैदा हुआ, जिसे तसव्वुफ या सूफीज्म कहते हैं, इससे इस्लाम का प्रभाव हिंदुस्तान में बढ़ा। हिंदुस्तान में जो एक्सपेंशन हुआ है इस्लाम का, वो सूफियों के जरिए हुआ। कट्टरवादियों ने तो इसको गड़बड़ कर, तो फिर लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ वो तो, और ये उनका दुनिया दूसरी थी। वो तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा बादशाह बहुत ही मतलब मोस्ट स्ट्रिक्ट। उस जमाने में हजरत निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली में, तो उनके यहाँ लंगर चलता, 24 घंटे लंगर चलता था। अब बादशाह ने पूछा कि कहाँ से आता है इनके पास, ये कथा पता नहीं कहाँ से आता है। बादशाह ने मुलाकात के लिए टाइम मांगा, उनका टाइम नहीं, तो मैं तो मिलूंगा आके, तो उनका मैं नहीं मिलना चाहता। बादशाह बगैर पता है पहुंच गया है, तो ये पीछे से निकल के चले, बादशाह से मुलाकात नहीं। कहते थे हमारा दुनिया से हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमें तो खिदमत करने के लिए भेजा है। तो उन लोगों के देख के, उनका स्वभाव देख के, उनका व्यवहार देख के कन्वर्जेंस जो हुए हैं, यानी जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए में थे, शुरू में जो आए थे अजमेर, तो उन्होंने प्रवचन देते थे, तो लोग सुनने के लिए आते थे, बैठते थे सामने। तो वो ये देखते थे कि कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे, तो भाई जब मेरे साथ सुने बैठते वैसा हम इनके साथ बैठ सकते। तो वो मतलब ऊंची कास्ट के लोग और नीची कास्ट के लोग, जो बदकिस्मती हमारे मुल्क में चल रही हजारों साल से, वो नहीं बैठते थे। वो जाके हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के, उन्होंने अपने पास बैठा लिया, उठा के एक आदमी को, डरता हुआ था, मुझे मत लेके जाइए आप, नहीं मेरे पास बैठो। हम समझ एक है, उनमें फर्क हो तो बताओ, तुम्हारे इनका रंग क्या, उनका रंग ना, तुम्हारा अलग, तुम अलग ढंग से सोते हो, ये अलग ढंग से सोते हो, तुम अलग ढंग से रोते हो, ये अलग ढंग से, सब एक है, झगड़ा किस बात का। तो ये अखलाक से उनके रवायत हो गए। फिर वो जब वो नमाज पढ़ते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, नमाज तो पढ़ते ही थे, तो वो ये देखते थे वो लोग के कोई भी है, ये सब एक लाइन में खड़े हो गए, इसमें ये नहीं है कि ये ऊंची जात का है तो ये आगे खड़ा होगा, और ये बैकवर्ड क्लास का तो पीछे खड़ा, कुछ नहीं। तो ये जो एक मसावत थी, ये एकता थी, ऊंच नीच का बिल्कुल ध्यान न देना। तो इन चीजों से प्रभावित होके लोग कन्वर्ट हुए, और हुए अब भाई हम सब जितने भी बाद मुसलमान हिंदुस्तान में आपको नजर आ रहे हैं, उसमें से 99% लोग जो हैं वो कन्वर्ट हैं। और जो शुरू में आए भी होंगे जो फैमिलीज, तो वो बाद में तो उनके सारी मैरिजेस यहीं के रहने वाले लोगों के साथ हुई होगी। तो और कभी किसी सख्ती की बात उन्होंने नहीं की। और अगर आप सोचें कि जो बादशाह है वो तो जो चाहे वो कर दे,
सस्ती के लिए लगता है इल्जाम कि ये फला बादशाह ऐसा करता था और फला वैसा करता था। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई इन चीजों के नहीं है, सिवाय इसके कि किसी सूरत से अगर से करता भी था तो आज उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की, या उसकी क्या रिलेवेंस क्या है। आज जो गुजर गया, तो आज तो हम नई दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ तब्दील हो चुका है। कोई कुछ नहीं, सब बराबर हैं, किसी किस्म का वो नहीं आप भेदभाव करते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और पढ़े लिखे लोग करते हैं तो मुझे उस वक्त बड़ा गुस्सा आता कि यार ये क्या तमाशा है। हर मजहब अच्छा है दुनिया का, अगर अच्छा ना होता तो उसके करोड़ों फॉलोअर क्यों होते। हमारे एक दोस्त हैं, वो रिटायर हुए जब मुझसे 2 साल पहले, तो वो मुझसे हर बात में कहते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो ये ऐसा, तुम्हारे यहाँ तो ये ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं हंस के उनकी बात बहुत अच्छी दोस्ती आज भी है। जब रिटायरमेंट का उनका फंक्शन हुआ, मैं भी बोलता था, क्योंकि मैं मेरे दिन में ये काम दे रहा कि कॉलेज में फंक्शन बच्चे भी होते थे, यहाँ पर भी रहा मैं, चित्तौड़गढ़ रहा, रामनगर रहा है, तो मैं कंडक्ट करता सारे प्रोग्राम। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब आप रिटायर हो जाएंगे, आप एक लाइब्रेरी के इंचार्ज भी हैं, तो अब आप ऐसा करें कि आप कुरान अगर उसमें हो तो उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ लें, और जिन बातों पे आपको एतराज है उन्हें छोड़ दीजिए। कोई एक आध बात तो अच्छी होगी, एक मतलब जिसे दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं, तो उसमें कोई तो अच्छी बात होगी, 2-4 बातें तो अच्छी होंगी। हाँ बोले वो तो होंगी। तो मैंने कहा था आप तो सिर्फ उन्हें अपना बाकी सबको छोड़िए, मुझे भी छोड़िए, लेकिन कम से कम अच्छी बात जो है उसे फॉलो। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो बात अच्छी होती है, अच्छा अब देखा है कि दूसरे मजहब में अच्छी बात क्या है, तो पता चला कि उनके यहाँ भी वही बात है और हमारे यहाँ भी वही बात है। सही बात है। क्या परिक्रमा करते हैं, तो हम जब हज करने के लिए गए तो हम भी काफी परिक्रमा करते हैं, मुंडवाते हैं, उसमें भी मुंडन कराते हैं, और तब वो परिक्रमा शुरू होती है। अच्छा, नमाज होती है हमारे यहाँ मॉर्निंग में, फजर की जो नमाज होती है वो बिफोर सनराइज होती है। सूरज निकलने से पहले उसे नमाज को पढ़ लेना है। सूरज निकल गया तो फिर वो मानी नहीं जाएगी, उसका खजा हो जाएगी, पढ़ ली जाए, लेकिन ये कि वो उसका उतना सवाब उतना पुण्य नहीं है जितना कि वो सही पोस्ट पे पढ़ने में। तो वो कब पढ़ी जाती है? सनराइज से कम 15 मिनट पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। टाइम तो उसका 1 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन पर्पज उसका क्या है कि आप सुबह उठ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें, पहला उसूल है कि आपको सुबह सवेरे जल्दी उठ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो उनका मकसद सिर्फ यह है कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, बिफोर, क्योंकि जब नमाज पढ़ने आप जाएंगे तो क्या होगा? ये तो है नहीं कि बिस्तर से उठे और फौरन नमाज पढ़ने शुरू हो गए। भाई आदमी उठता है तो वॉशरूम जाता है। हमारे यहाँ नमाज से पहले वजू करना होता है। अच्छा। वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, मतलब 3 दफे हाथ पानी से धोने हैं, 3 दफा कुल्ला करना है, अंदर हलक में हाथ जरूर डाल के ताकि रात भर में जो चीजों गंदगी इकट्ठी हुई है उसे निकालना, फिर 3 दफा नाक में पानी अंदर की तरफ को इनहेल करना ताकि कुछ अगर गंदगी इसमें हो तो फिर वो भी निकल जाए, और फिर 3 दफा मुंह पे छपक्के मार के, आंखें खोल के छपक्के मार के पानी, और उसके बाद यहाँ तक 3 बार बाहें धोनी, और फिर पानी डाल के यूं कान में भी यूं करके ऐसे पाँव तक लेके जाते हैं उसको, और फिर पाँव धोने यहाँ तक, यानी एंकल से ऊपर तक पाँव धोने हैं बाकायदा 3-3 दफे। तब आपका ये इसे कहते हैं वजू। अच्छा। एब्ल्यूशन, ABLUTION ये वर्ड है एब्ल्यूशन, वजू कहते हैं। तो बिना वजू की नमाज नहीं होती। अच्छा। वजू करना पड़ता है वरना नमाज नहीं। तो अब इतनी तैयारियों के बाद आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जाना है मस्जिद। तो इतना मार्जिन देके भी चलेंगे कि अब हर एक के घर के दरवाजे के बराबर में तो मस्जिद होती नहीं, कहीं कहीं आधे किलोमीटर चलना पड़ता है मस्जिद के लिए। जब उस जमाने में जब इस्लाम आया होगा तो सवारियां तो 3 लोगों के पास पैदल ही जाते होंगे। तो उसमें मकसद क्या था कि आप सुबह उठते हैं सवेरे सूरज निकलने से पहले, और अपने सारे कामों से फारिग होकर कम से कम आधा किलोमीटर जाना और आधा किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर तो आपकी वॉक हो गई। अच्छा, जल्दी जाता है आदमी तक नमाज
तो जल्दी चलना, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आज भी दूसरे डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको वॉक करनी है 5,000 स्टेप्स रोज, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, टेस्ट स्टडी। तो कितने काम हो गए इसमें, जल्दी उठ गया। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अगर आंखों में पानी डालते रहेंगे तो आंखों में कभी खराबी नहीं होगी, आप खुली आंखों से अगर छपक के डालें तो ये सब में मेडिकल रीजन है। और नमाज जिस तरीके से पढ़ी जाती है वो जैसे योगा होता है, हाँ जी, बिल्कुल वो सारे एक्शन उसके अंदर भी वही है, ऐसे झुकना, सजदे में जाना। और अब जब आप पढ़ें लिटरेचर को तो ब्रिटिश डॉक्टर्स, अमेरिकन डॉक्टर्स ने जो नमाज पढ़ने के जो एक्शन हैं उनके बारे में जो एक एक एक्शन पे बताया है कि इसके मेडिकल साइंस में क्या क्या फायदे हैं और क्या इससे वो है। आपने किसी को कैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो शुरू में डॉक्टर कहता है कि अच्छा तो यूं करके आप हमारे यहाँ नमाज जब पढ़ते हैं जो खत्म जो होती है तो उसमें अभी आप दिन में कम से कम 25-30 दफा करते हैं पांचों नमाजों में, और ये घुटनों की एक्सरसाइज भी हो रही है और कूल्हों की भी हो रही है और ये भी। तो ये सब क्या है, ये एक तरीका है कि आप अल्लाह को भी याद कर रहे हैं और अपनी तकलीफ को भी आप महसूस कर रहे हैं। जी, आप यहाँ के आगे सूर्य नमस्कार करें, कंपलसरी है, अब ना करें तो कोई लट लिए तो ना, मेरे सर पर खड़ा के नमाज पढ़ो ना, आपसे गुरु कह रहा है सूर्य नमस्कार करो, लेकिन सूर्य नमस्कार करने का मतलब क्या है कि आपको भी सनराइज से कम 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा, नहाना जरूरी, नहाना धोना, टॉयलेट में जाना, फ्रेश होना जिसे कहते हैं। उसके बाद ये सोचे कि आई एम प्रेजेंटेबल नाउ, किसके सामने जा रहा हूँ, उसके सामने जा रहा हूँ जो सारे बादशाहों का बादशाह है, उसके सामने जा रहा हूँ मैं, तो आई शुड बी इन माई इन ए प्रेजेंटेबल फॉर्म। जो अब आप इंतजार में है कब सूरज निकलेगा, जाके अदब के साथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सूरज निकलेगा तो हम उसे नमस्कार करेंगे। अच्छा, अब उसमें साइंटिफिक पहलू क्या है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन डी की जो बेस्ट सोर्स है वो सनराइज की रेज है। ये मकसद है इसके पीछे, तो नमाज के पीछे भी यही मकसद है और सूर्य नमस्कार से पहले भी यही। अब आप उसमें ये ढूंढने लगे कि तुम तो ये हो, तुम तो वो, अरे भाई जो कर गया अकबर या शाहजहां या औरंगजेब, मैं क्या करूँ ये आप क्या कर सकते हैं कि ये महाभारत की हुई थी भाई, बहुत तो मुसलमान थे भी नहीं हिंदुस्तान में, जो बात का बतंगड़ बनाना। खूबसूरत मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क है हिंदुस्तान का, ऐसा इसकी मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में। जी सर, आज जो दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी मिलता है उसकी वजह क्या है, कितनी गर्मी हो तक से तक वो हमारे मुल्क में मौजूद है। बात देखें आपसे चल रहा है, मई जून में जो हालत होने वाली, जनवरी में इतनी ठंड के 11 बजे तक बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं चाहता, बरसात हो रही है तो बारिश बेहिसाब हो रही है, पतलून के पाए से उठाए हुए दूसरे हाथ से चप्पल या सैंडल थामे हुए चले जाए छप छप करते हुए। तो हर मौसम की अति के हम लोग आदी हैं, इसलिए हम दुनिया के गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे मुल्क में, आप दुनिया के इसी मुल्क में चले जाइए, हिंदुस्तानी आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना टॉलरेंस है उनके अंदर के वो हर मौसम पर। तो मकसद मेरे कहने का क्या है कि इस खूबसूरत मुल्क में यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इसका कोई ठिकाना नहीं हो जाके लगता है कि कोई दूसरे मुल्क में आ गया है। आप साउथ में चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, हाँ जी सर, जहाँ के जिस कोने में चले जाइए वहाँ दुनिया दूसरी है, बिल्कुल अलग है सर। अच्छा, और मुझे अपने बचपन का जमाना याद है कि हम ये जानते ही नहीं थे कि ये धर्म में भेदभाव भी होता है, छोटे बच्चों को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और वही दोस्ती, सारी दोस्ती वहां थी। और आज काशीपुर में मैं हूँ, पिछले 76 में यहाँ आया था, 49 साल मुझे यहाँ आए हुए हो गए। 95% लोग जो मेरे कांटेक्ट में हैं मेरी कम्युनिटी के नहीं है, मेरे स्टूडेंट, क्योंकि जैसे रेशो पॉपुलेशन का होता है वो रेशो स्टूडेंट की संख्या में भी होता है, वो मेंटेन रहता। तो मुझे तो आज तक कभी कोई बात ऐसी महसूस हुई नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी इज्जत मेरे स्टूडेंट करते हैं कि जो मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो क्योंकि मैंने बस एक यह है कि जो आता था वो बच्चों को देने की कोशिश करी। पर सर मैंने अभी तक जितना भी सुना है, मतलब सच बताऊं तो एड्रेस लोग आपके नाम से बताते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैंने सोसाइटी का नाम बताया, तो बोले ये कहाँ है, मुझे याद आया, मैं कहा आसिफ सर पता है, बोले हाँ, वो जहाँ रहता है ना मैं वही।
तो मतलब इतना ज्यादा लोग आपको जानते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, हाँ, और ये फिर उनकी मोहब्बत है। मैं वाकई आपसे कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही क्या बताऊं कि मुझे मुझे कुछ नहीं था। 17-18 साल में रिटायर हो गए, तो थोड़ा बहुत आता था। हाँ। वो भी मैं सब भूल गया। लेकिन हर सूरत तो बात मैंने फिर वो डिप्लोमा कर लिया। जी जी बात वहां से हुई थी शुरू। जी। और उसके बाद मुझे अमरोहा में नौकरी मिल गई। अमरोहा में ही मुझे मेरे घर पर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिली। जल विभाग में। जल विभाग, जलकल विभाग कहते हैं वाटर वर्क्स। एक पोस्ट होती थी वहाँ पाइप लाइन इंस्पेक्टर की। उसका एक लंबा वाकया है, जब अगली सेटिंग हम कभी करेंगे आपके बिल्कुल साथ। सर, बिल्कुल करेंगे। तो पूरी मुलाकात का आज जो है वो आप ये समझें कि ये ट्रेलर है। जी सर। और पूरी पिक्चर देखनी भी बाकी है। ये तो बिल्कुल नट शेल में जैसे शुरू में दिखा देते हैं ना, इंट्रोडक्टरी एक सुर्खी दिखा देते हैं खबरों से पहले। तो ये तो बिल्कुल शुरुआत है। तो आज का सेशन तो बस यहीं तक रखें जी सर। और उसके बाद जब आप कहेंगे फिर आगे से जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी कहा मैंने आपको अच्छा लगे या न लगे, मैंने तो दिल की बात अपने बयान की और यही सारा सिलसिला आगे भी चलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन ये मोहब्बत का सिलसिला है और इसे जारी रहना चाहिए। आखिर में मैं 4 लाइनें, एक शायर हैं सरदार चरण सिंह बशर, पुलिस ऑफिसर थे, बहुत बड़े, रिटायर हो गए, मगर शेर कहते हैं उर्दू में, और बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी 4 लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल से और वही मैंने कहा ना आपसे कि मेटाफर्स में बात होती है। एक लफ्ज है जुल्मत। जुल्मत के मानी होते हैं अंधेरा। अच्छा। जुल्मत के मानी अंधेरा। एक लफ्ज आएगा इसमें दबदबा। दबदबा के उनका बड़ा दबदबा है, उनके लाते मैंने क्लाउड, उनका बड़ा दबदबा। अब सिंबल क्या इस्तेमाल करता है वो, देखिए सिंबल होते हैं शायद मेटाफर एंड सिंबल। चिराग, अब चिराग जो है वो सिंबल है रोशनी का। चिराग सिंबल है रोशनी, और व्यापक उसमें लें आप तो चिरागों का सफर, यानी ये जो हमारे एक विकास की धारा बह रही है, ये चिरागों का सफर। चिरागों का सफर तो रोशनी फैलाएगा, जहां भी होगा चिराग जल जाएंगे। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, यानी चिराग जल रहे हैं, आंधी आ गई तो क्या होगा, चिराग बुझ जाए। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, अंधेरा हो जाए। अंधेरा हो जाए। अब यह शायर कहना क्या चाह रहा कि ये जो हमारी विकास की धारा चल रही, इसमें आप आंधियां चला दें काहे की, फनेटिज्म की, फंडामेंटलिज्म की, नफरत की, तो क्या होगा, ये जो कुछ विकास हुआ है ये सब ठप हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। और शायर अपने जबान में कहता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये पैगाम है आज का, बस इस पे बात खत्म करते हैं, आगे से कंटिन्यू करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा आपने ये मौका दिया मुझे अपने ख्यालात रखने का। अब ये जैसे भी टूटे फूटे ख्यालात हैं जो मैं सोचता हूँ, बड़े फ्रेंकली मैंने आपसे सारी बातें की हैं, क्योंकि मैं न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूँ, ना ऑर्थोडॉक्स हूँ, बेहद लिबरल आदमी हूँ, गाने भी सुनता हूँ। मेरा पैशन ही है कि यही है कि पुराने गाने, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, पोएट्री, चाहे उर्दू की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, जो अच्छी चीज है उसे पसंद करता हूँ। और कभी कभी रिलीजन के नाम पे कभी मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी मेरे दिमाग में आता ही नहीं, सोच ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम सबका खालिक जो है, क्रिएटर जो है वो एक है। तो कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपने इस मिशन से या अपने इस मोटो से हटने वाला नहीं। इसीलिए तो सर आप फेवरेट टीचर हैं बहुत सारे। मैंने कभी किसी के साथ कोई नहीं सर, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह, और सर कई तो आपके स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब आपके स्टूडेंट्स मतलब एक एज के लोग होंगे ना, मतलब उनकी एक एज होगी,
मैंने तो यंग बच्चों से कईयों से सुना है कि हमारे फेवरेट टीचर आसिफ सर हैं। तो मैं कहा तुम्हें पढ़ाया? नहीं नहीं पढ़ाया नहीं है, पर फेवरेट टीचर। अब वो मुख्तलिफ मौकों पे जहाँ बात करने का, तकरीर करने का मौका मिलता है, तो अब मैं यही सारे सारा सबके सामने पेश करता हूँ। अच्छे लगते होंगे मुझको कि वो तो यही उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें लगता होगा कि जाने क्या है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मोहब्बत से रहो। जो मजा मोहब्बत में है, जो पॉजिटिविटी मोहब्बत से पैदा होती है, नफरत से थोड़ी पैदा होती है। खामखा नेगेटिव अप्रोच क्या अपनी सेहत भी खराब कर रहा है और मुल्क का माहौल भी खराब कर रहा है, तो फायदा क्या है? मोहब्बत से रहिए, खुश रहिए। ओवरऑल डाउनफॉल तो फिर देश का ही पूरा है। नुकसान तो देश का है, नुकसान तो देश ये जो लोग नफरत आज फैला रहे हैं, ये भी मर जाएंगे। हाँ। 10-5 साल में सब चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन बाद में जो हालात डेवलप हो रहे हैं वो कोई अच्छा इशारा नहीं कर रहे हैं। इसे अगर अभी निप इन द बड वाला हिसाब है, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। तो एक वार्निंग सिग्नल है, उसको समझे लोग, सद्बुद्धि आनी चाहिए, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन पीपल, और अपने नजरिए में तब्दीली लाएं। इसी में उनका भी भला है, मुल्क का भी भला है और दुनिया का भी भला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आसिफ सर से बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप अगर उनसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी बातें, आपके सवाल हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उनसे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे आने वाले समय में